हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कफ इन चिल्ड्रन व्हाट टू डू। बच्चों को खांसी होने पर हम क्या करें। बच्चों में खांसी होना बहुत ही आम बात है। ये बीमारियों का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। पेरेंट्स को खांसी होने पर थोड़ा सा हमेशा डर एक बना रहता है कि कहाँ पर मेरे बच्चे को न्यूमोनिया तो नहीं हो गया है। इसलिए इसकी पहचान और इसका इलाज दोनों अर्ली स्टेज में होना बहुत ही असेंशियल है। तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि खांसी क्यों होती है और किन कारणों से होती है। खांसी के साथ में और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। खांसी होने पर हम इलाज बच्चे का घर पर करें या डॉक्टर से के पास जाएं या डॉक्टर से सलाह लें, और क्या हम इसकी रोकथाम भी कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। यूजुअली खांसी होना रेस्पिरेटरी डिजीजेस का एक लक्षण है। लंग्स से हवा को फोर्सफुली बाहर कर देना, इसी को हम खांसी कहते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से लेकर के लंग्स तक पूरा फैला हुआ है। इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी में नाक और उसके आसपास की कैविटी और फेरिंग्स, लेरिंग्स और साइनसेज आते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी में ट्रेकिया और उसके जो डिविजन्स होते हैं ब्रोंकाई और लंग्स को शामिल है। वैसे ये खांसी जो है ये एक बहुत प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, डिफेंसिव रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का। जब भी हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी अनवांटेड मटेरियल रहता है या कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, अवरोध रहता है, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सब जगह कफ रिसेप्टर्स होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और वो उन चीज़ों को बाहर फेंक देना चाहते हैं, और उसी के लिए हम लोगों को खांसी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरसेस, बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी, खाद्य के कण, ये सब बाहर से अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में बलगम भी ज़्यादा बनने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमारे कफ के द्वारा हम इनको बाहर कर सकते हैं। जब तक ये खांसी हमारी नियमित डेली एक्टिविटीज़ में हमको परेशान न करे, तब तक कोई चिंता की बात नहीं, ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब खांसी बलगम सहित होती है तो हम उसको वेट कफ या गीली खांसी कहते हैं, और ये ज़्यादातर लोअर रेस्पिरेटरी बीमारियों में होती है। और बिना बलगम वाली खांसी, जिसको हम ड्राई कफ या सूखी खांसी होती है, वो नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी की बीमारियों में होती है। खांसी के अनेक कारण हैं, उनमें से मुख्यतः हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि इन्फेक्टिव कारण और नॉन इन्फेक्टिव कारण। इन्फेक्टिव कारण ज़्यादातर वायरल डिजीजेज या बैक्टीरियल डिजीजेज में होता है, और ये कॉमन कारण है। इनमें हम कॉमन कोल्ड, फ्लू, व्होपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोकोकस इन्फेक्शन आदि हैं। और नॉन इन्फेक्टिव कोजेज, जहाँ पर कोई भी जर्म रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये ज़्यादातर एलर्जी या एस्थमा के लिए होते हैं। डिफरेंट टाइप के एलर्जेंस हैं जो इनके ट्रिगर का काम करते हैं और खांसी के अटैक को ले आते हैं। बच्चों में प्रतिवर्ष 4 से 8 अटैक खांसी के सामान्य बात है। कई बच्चों में तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। कॉमन कोल्ड होने के बाद में भी 2-3 सप्ताह तक खांसी रह सकती है। अन्य लक्षण नॉर्मली बीमारी के अनुसार अलग अलग होते हैं, जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, छींक आना, बुखार होना, शरीर व सिर दर्द होना, फास्ट ब्रीदिंग होना, पसली चलना या छाती के अंदर में सांस के साथ में गड्ढे पड़ना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, दस्त होना, स्किन में रेशेज आ जाना, ये इस तरह के कई भी लक्षण अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होते हैं। अगर बच्चा मुंह खोल करके सोता है, खराटे ले रहा है या गले में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, तो ये नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी बीमारी का सूचक होता है। और बच्चे की अगर ब्रीदिंग फास्ट है, रैपिड है, पसलियाँ चल रही है या छाती में सांस के साथ में गड्ढा पड़ रहा है, तो ये नॉर्मली लोअर रेस्पिरेटरी बीमारी का सूचक है। खांसी की जो टाइप है और इंटेंसिटी है, वो बच्चे की उम्र कितनी है, क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब किस वायरस या बैक्टीरिया ने ये बीमारी की है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट मेनली अफेक्टेड है,
और अंदर में उसमें क्या क्या चेंजेज हुए इनके ऊपर डिपेंड करता है और खांसी अलग अलग तरीके की हो सकती है। जब लेरिंग्स या ट्रेकिया इन्वॉल्व होता है तो एक क्रूपी खांसी होती है, क्रूपी कफ हम लोग उसको बोलते हैं, उसमें भोंकने जैसी आवाज आती है। लेरिंग्स जब अफेक्टेड होता है तो बच्चे की जो आवाज है, नॉर्मल जो आवाज है, वो भी अफेक्टेड हो जाती है। छाती में, लंग्स में जो स्मॉल एयरवेज है, अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मली एक सीटी बजने की जैसी आवाज, म्यूजिकल साउंडिंग वीजिंग आवाज सामान्यतया आती है। खांसी जरूरी नहीं है कि हर बीमारी में समान रहे दिन भर। बहुत खांसियाँ ऐसी भी है जिनमें नॉक्टर्नल कफ होता है, मतलब दिन में खांसी नहीं रहती है, रात को ज़्यादा होती है। ये कॉमनली या तो एस्थमा या एक GERD जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, बच्चों में कॉमन है, और एक पोस्ट नेजल ड्रिप। इन 3 कारणों से नॉक्टर्नल खांसी, रात को खांसी ज़्यादा होती है। जितने भी नॉन इन्फेक्टिव कारण हैं इनमें सामान्यतया फीवर नहीं होता है। रिएक्टिव जो एयरवे डिजीज है या एस्थमा जो नॉन इन्फेक्टिव कारण है, इनमें सांस फूलना, वीजिंग होना, सांस में तकलीफ होना, ये कॉमन लक्षण है और इनके साथ में वो वीजिंग वाली आवाज़ बहुत ही कॉमन है। इसके साथ में एसोसिएटेड दूसरे एलर्जी के फीचर रह सकते हैं, जैसे नाक का बहना, छींक आना, आँखों से पानी बहना या स्किन में भी कोई तरह की एलर्जी रह सकती है। ये नॉर्मली किसी न किसी ट्रिगर के लिए, मानी किसी न किसी कारण के लिए होते हैं, जैसे कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सेंट, परफ्यूम, स्मोक, फ्यूम्स, पाउडर, स्ट्रॉन्ग ओडोर। कई केस में ये सीजनल भी होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में खांसी होती है। एग्जर्शनल भी होता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से या बच्चा उछल कूद ज़्यादा कर लेता है तो उसको खांसी शुरू हो जाती है। और एक पोस्ट वायरल वीज होती है, जब भी बच्चे को सर्दी या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो शुरू में सर्दी खांसी रहती है और उसके बाद में उसको वीजिंग शुरू हो जाती है। जब भी बच्चे को खांसी हो तो हमको मॉनिटरिंग की जरूरत है। मुख्यतया एक तो बच्चे का टेम्परेचर देखते रहना चाहिए कि उसके बुखार बहुत ज़्यादा है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेस्पिरेटरी रेट। बच्चे के चेस्ट से कपड़ा हटाइए और 1 मिनट तक वो कितनी बार सांस ले रहा है इस चीज़ को काउंट करिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूमोनिया के लिए कुछ कट ऑफ दे रखे हैं रेस्पिरेटरी रेट के। जैसे अगर बच्चा 2 महीने से छोटा हो तो उसमें 60 से ज़्यादा, 2 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे में 50 से ज़्यादा, और उससे बड़े बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में 40 सांस प्रति मिनट से ज़्यादा। अगर ये रेस्पिरेटरी रेट से ज़्यादा अगर होता है तो चांसेज है कि बच्चे की न्यूमोनिया है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चेस्ट में गड्ढा पड़ रहा है क्या, इस चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखना चाहिए। और आजकल ऑक्सीमीटर सबके पास में रहता है, SpO2 देखना चाहिए। बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि अपर रेस्पिरेटरी नोल है कि लोअर रेस्पिरेटरी नोल। देखिए, वैसे तो खांसी बहुत आम बात है, लेकिन ये अगर हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये तकलीफदेह हो सकती है। खांसी व अन्य लक्षणों की जो अभी मैंने बताई उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भी बात को लेकर के चिंता है, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अधिकतर खांसी अपने आप ठीक हो जाती है, थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है। बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि खांसी वाली ज़्यादातर बीमारियां कम्युनिकेबल होती है, दूसरों में फैलती है। बच्चे को थोड़े आराम की ज़रूरत है। बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा करके आप रख सकते हैं। उसकी ड्रेसिंग कंफर्टेबल हो, सीजन के अनुसार हो, वेदन के अनुसार हो, इसका चीज़ का ध्यान रखना है। सेंट, परफ्यूम, पाउडर, स्मोक्स, फ्यूम्स, इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। ये जो एंटी मॉस्किटो स्मोक्स होती है, धुआं होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। इससे एलर्जी खांसी बहुत होने का चांसेस रहता है। बच्चे को लिक्विड डाइट देता रहना चाहिए, हाइड्रेशन उसका ठीक रहे। जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर आप बच्चे को पिलाते रहना चाहिए। वार्म लिक्विड्स आप उसको दे सकते हैं। खाना बच्चे को बार बार थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट, जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम से कम अच्छी तरह से हो, विटामिन एंड मिनरल्स ज़रूर मिलने चाहिए। वार्म चीज़ें खिलाइए, कोल्ड आइटम्स को अवॉइड करिए। जो साइट्रस फ्रूट्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। बनाना अवॉइड कर सकते हैं, दही अवॉइड कर सकते हैं, इनसे म्यूकस ज़्यादा बढ़ने का थोड़ा सा खतरा रहता है। तुलसी, अदरक, हल्दी, दालचीनी, अजवाइन, गुड़, लौंग, काली मिर्च, ये सब खांसी में हेल्पफुल है, देना चाहिए। अधिकतर बच्चों को खांसी जैसे अपने आप ठीक हो जाती है
अगर परेशान नहीं कर रहा है बच्चा, खेल कूद रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है ठीक से, तो उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो OTC ओवर द काउंटर जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के जो मिलने वाली दवाइयाँ हैं, कफ सिरप हैं, वो उनमें ज़्यादातर डीकॉन्जेस्टेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी टसीव ये मिक्सचर रहता है और इनसे साइड इफ़ेक्ट होने का डर रहता है। एंटी एलर्जिक दवाई ज़्यादा अगर लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा नींद भी बच्चे को आ सकती है और एंटी टसीव दवाई उससे कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने 4 साल तक के बच्चों को अपने आप बाज़ार से ला कर के कफ सिरप देने के लिए सख्त मनाही की है। ज़रूर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर है तो उसको आप शहद दे सकते हैं। शहद गले की खराश को भी ठीक करता है और कफ को पतला व ढीला करता है। 1 साल से नीचे वाले बच्चों में कफ बोटुलिज्म नाम की 1 साल से नीचे वाले बच्चों में शहद बोटुलिज्म नाम की बीमारी कर सकता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। नाक खोलने के लिए आप बच्चे को सेलाइन नेजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं। गले को आराम देने के लिए बड़ों बच्चों में वार्म सेलाइन गार्गल किया जा सकता है। मैंने एक सर्दी जुकाम में क्या करें इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। अगर बच्चे को बुखार है लेकिन बच्चा परेशान नहीं कर रहा है तो कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा परेशान कर रहा है, उसके बुखार ज़्यादा है, उसके बदन दर्द है, तो आप पैरासीटामोल उसके वजन के अनुसार दे सकते हैं। उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। एस्पिरिन कभी भी नहीं देना चाहिए। कई पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा सो नहीं रहा है इसलिए हमसे सीडेटिव्स की, मतलब बच्चे को नींद आ जाए इस टाइप की मेडिसिन की डिमांड करते हैं। जिस बच्चे को खांसी है, सांस में तकलीफ है, उसको भूल करके भी कभी भी सीडेटिव नींद वाली मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी हो, जैसे सांस में तकलीफ, फास्ट या रैपिड ब्रीदिंग, क्रूपी कफ, पसली चलना, छाती में गड्ढा पड़ना या SpO2 जो 95 से नीचे होना, हाई फीवर होना, बच्चे के होंठ व अंगुलियां नीली नीले लगना, बच्चा बार बार उल्टी करना, कुछ खा पी नहीं रहा है ऐसा हो और बच्चा ज़्यादा सुस्त व कमज़ोर हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना। खांसी के साथ अगर अन्य लक्षण है जिससे हमको ये पता चले कि उसके कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई ज़्यादा एलर्जी है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। शायद बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो या ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन की ज़रूरत हो, जिससे कान में दर्द होना, कान से मवाद बहना, गले में दर्द होना, गले में गांठें होना, मुंह से लार बहना, कफ में खून आना, ज़्यादा व बार बार बुखार होना और छाती में दर्द होना, रैपिड ब्रीदिंग होना, नॉइजी ब्रीदिंग होना, ये सब ऐसे सिम्टम हैं, ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर बच्चे की वीजिंग की आवाज़ आ रही है जो नॉर्मली ब्रोंकोस्पाज्म के लिए होती है तो इनमें कई बार नेबुलाइजर का ट्रीटमेंट और इनहेलर का ट्रीटमेंट भी किया जाता है और अगर ये कम होती है तो सिरप नॉर्मली दिया जाता है। हम इन बीमारियों को क्या रोक सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर में एंटीबॉडीज़ रहते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से और एलर्जी से दोनों तरह की बीमारियों से बचाते हैं। हर बच्चे को हर उम्र में बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट मिलनी चाहिए जिससे उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर पूर्ण मात्रा में मिले। विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, इनसे बीमारियों को रोका जा सकता है। कई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जैसे जन्म से लेकर 2 साल तक विटामिन डी, 4 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद में आयरन और 6 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टाइमली दे सकते हैं। बच्चे का जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है वो ज़रूर टाइमली करवाते रहना चाहिए। कई वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है जिनमें खांसी भी होती है और बच्चे सीरियस भी हो जाते हैं, ज़रूर वैक्सीनेशन टाइम पर करवाना चाहिए। कई रेस्पिरेटरी वैक्सीन हम जिनको बोलते हैं जैसे फ्लू हुआ, न्यूमोकोकल, हीप, DPT, MMR, ये खांसी रोकने में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी रोगी है, विशेषकर जिनके सर्दी और खांसी है, उनसे तो ज़रूर बच्चों को दूर रखना चाहिए। हमने कोरोना एटिकेट सीखे हैं, कोरोना में हमको कैसा बिहेव करना ये सीखा है, ये भी खांसी रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, सभी सरफेसेस को सैनिटाइज करना, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना, क्राउड से और गैदरिंग से दूर रहना। जिनको एलर्जिक खांसी होती है उनको ट्रिगर्स जो खांसी को लाते हैं ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जैसे डस्ट हुआ, स्मोक हुआ, फ्यूम्स हुआ, कोल्ड आइटम्स हुआ, सेंट, परफ्यूम, पाउडर। क्लीनलीनेस और हाइजीन ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर तरह की बीमारी को रोकती है। विंटर टाइम पर, रेनी सीजन में
अपनी ड्रेसिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए और खान पीन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन सब का हम सबको बहुत अच्छा से पालन करना चाहिए। आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।